बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ऑनलाइन वालों, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है और डिस्प्ले क्लियर है तो एक बार हैंड रेज कर दीजिए। सर जी, आज हमने शुरू करना है चैप्टर नंबर 16 को आगे लेके चलना है, बल्कि कल शुरू कर दिया था। कोई सवाल आप पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं तो पूछ लीजिए। आखिर इतना पढ़ रहे हैं तो कुछ तो ज़हन में सवाल आते ही होंगे। पूछिए। जो अभी आप सवाल पूछेंगे वो पढ़ने की बेस पे पूछेंगे। उसके बाद वाला सवाल तो मौके पे जो दिमाग में आ गया पूछ लेंगे। बहुत अच्छा सवाल। शुरू करें फिर? इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर। कमिश्नर अपील, कमिश्नर अपील ये वो पहला फोरम है जहां पर टैक्स पेयर जाके अपील कर सकते। टैक्स पेयर ने फर्स्ट अपील किसको कहा जाता है जी? बात सुनिए, आपने सबसे पहले जो अपील करनी है वो किसको करनी है? पहला फोरम जो अपील करने का है वो कमिश्नर अपील को। इसको अपील करनी कैसे करनी है सर? जिस वक्त आपको, एक बार पहले मैं बता दूं, समझा दूं लॉजिकली, आपको जब नोटिस आया ना, जब असेसमेंट ऑर्डर का या मैंडेट असेसमेंट का या बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का, या आपको रिप्रेजेंटेटिव बना दिया किसी नॉन रेजिडेंट पर्सन का, या आप लायबल थे टैक्स डिडक्ट करने के लेकिन आपने नहीं किया और उसके लिए आपको नोटिस आ गया है, या आपने मिस्टेक और एरर को रेक्टिफाई नहीं किया मैं कमिश्नर ने और उसके हवाले से असेसमेंट ऑर्डर है, या कोई और नोटिस है जिसकी वजह से आपकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है, उसके वाले से आपने अपील दायर करनी है, तो याद रखिएगा इन सारे केसेस में आप कमिश्नर अपील को अपील दायर कर सकते। कमिश्नर अपील को अपील दायर कर सकते। अच्छा, ये जो कमिश्नर अपील को अपील दायर करनी है, नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर कर देनी। नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर कर देनी है। किस तरह अपील दायर करनी है सर? प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होता है, एक फॉर्म होता है, उसको अटेस्ट कराना होता है बकायदा, और उस पर लिखना होता है कि मैं अपील दायर क्यों कर रहा हूं, और उसके साथ फी का चलान अटैच होता है। फीस पता है कितनी है? 5,000 रुपए फीस। अगर असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ अपील हो रही है तो 5,000 रुपए फीस है। अगर असेसमेंट ऑर्डर के हवाले से अपील नहीं हो रही, उसके अलावा कोई अपील हो रही है, तो देखेंगे बंदा कौन है अपील करने वाला। अपील करने वाला कौन है? एप्लेंट कौन है? एप्लेंट कौन है? एप्लेंट कौन? अगर तो कंपनी है तो फीस 5,000 ही होगी, और अगर कंपनी नहीं है तो फीस 2,500 रुपये। सर जी, अटेस्ट कौन करता है? उसने एक मैनर प्रिस्क्राइब किया होगा कि आपने किस बंदे से अटेस्ट कराना है, वो ये टेस्ट करेगा। हमारे स्कोप में नहीं है। हमारे स्कोप में ये है कि जिस जो उसने रिक्वायर किया है उसके मुताबिक अटेस्ट कराए। ठीक हो गया? अच्छा जनाब, ये कमिश्नर अपील को अपील दायर कराने के तरीके की बात थी। नोटिस आने के
सर उसने कहा अगर असेसमेंट ऑर्डर हो, याद रखिएगा, अगर असेसमेंट ऑर्डर हो तो डिमांड नोटिस आता है, और अगर असेसमेंट ऑर्डर ना हो तो डिमांड नोटिस नहीं आता बल्कि नोटिस आता है। दोनों केसेस में नोटिस मिलने के 30 दिन के अंदर अंदर आप कमिश्नर अपील को अपील दायर कर सकते हैं प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में, वेरीफाइड इन अ प्रिस्क्राइब्ड मैनर, और ग्राउंड ऑफ अपील लिखेंगे और फीस अटैच करेंगे। फीस 5,000 रुपए होगी असेसमेंट ऑर्डर के केस में। अगर असेसमेंट ऑर्डर नहीं है तो फीस कितनी होगी डिपेंड करेगा बंदा को। अगर एपलेंट कंपनी है तो 5,000, और एपलेंट कंपनी के अलावा कोई है तो 2,500। सर आपको पता है आप अपील दायर ही नहीं कर सकते जब तक आपने वो टैक्स जमा ना करा दिया। जितना टैक्स ड्यू था वो आप जमा कराएंगे तो फिर आप अपील दायर कर सकते। जितना टैक्स ड्यू था वो आप जमा कराएं फिर आप अपील दायर कर सकते। सर 30 दिन के अंदर जमा कराना, और कमिश्नर अपील को वसूल करेगा, आपने जो अपील किया उसको एडमिट करेगा अगर कोई वाकई कोई जेन्युइन रीजन होगी, गुड कॉज होगी तो। सर फैसला कैसे किया जाएगा डिस्पोजल ऑफ द अपील? सर ये जो बातें मैंने आपको अभी पढ़ाई और जो मैं पढ़ाने लगा हूँ ये आज 2 बार रिपीट होनी है आज ही के लेक्चर में। पहली बार मैं ज्यादा डिटेल में इसलिए कराऊंगा कि अगली बार दोहराना ना पड़े, आप जुमला पढ़ें और आपको क्लिक कर देंगे इसके अंदर बात क्या लिखी है, ठीक है? तो प्लीज थोड़ा सा अलर्ट रहेगा। कमिश्नर अपील नोटिस दे देगा, कमिश्नर अपील, भैया अपील दायर हो गई है, अब कार्रवाई शुरू होने लगी है, ठीक हो गया? ये जो कार्रवाई है और जो प्रोसीजर है डिस्पोज करने का, उसमें सबसे पहला स्टेप ये है कि जनाब नोटिस ऑफ हियरिंग, समात जिस दिन होनी है केस की उस दिन क्या किया जाएगा, नोटिस दे दिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। समात जिस दिन होनी है केस की उस दिन नोटिस दे दिया जाएगा एपलेट को भी और कमिश्नर को भी कि जनाब अगले हफ्ते केस की समात है, आप जो है वो केस की समात है, आप जाइए कि उसके हवाले से, यानी आप उस केस पे आ जाइए। कमिश्नर भी जाएगा और एपलेट भी जाएगा। सर एक बंदा, आपको ये बात मैंने भी बता दी कि आप अपील सिर्फ तभी दायर कर सकते हैं जब टैक्स जमा करा दें। एक बंदा कमिश्नर अपील के पास चला गया रोता हुआ, कहता है सर जी मैं इतना मेरा टैक्स बनता नहीं है, इतना मुझे नोटिस आ गया, अगर मैंने ये टैक्स जमा कराया तो मेरा घर बिक गया, अगर मैंने ये टैक्स जमा कराया, टैक्स जमा कराने के लिए पैसे लेने के लिए मेरा घर बिक जाएगा, यानी दिस विल कॉज अनड्यू हार्डशिप, अनड्यू हार्डशिप हो जाएगी। तो सर आप कुछ करें। तो कमिश्नर अपील के दिल में है कि यार ये बंदा परेशान हो जाएगा। कमिश्नर अपील ने कहा अच्छा चलो ठीक है, मैं टैक्स रिकवरी वालों को स्टे ऑर्डर दे देता हूँ, टैक्स रिकवरी वालों को रुक जाओ, 30 दिन। कितने दिनों का? 30 दिन का स्टे ऑर्डर दे दे, तो वो टैक्स रिकवरी से स्टे ऑर्डर दे देगा 30 दिन के लिए। 30 दिन खत्म हुए, टैक्स रिकवरी वाले के पास चले गए, तो क्या जी टैक्स दो, वो फिर कमिश्नर के पास आया, कमिश्नर बिल के बाद कि बड़े भाई मेरा घर बिक जाएगा, आपकी मेहरबानी। उसने कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें मजीद 30 दिन का ऑर्डर दे देता हूँ टैक्स रिकवरी वालों को कि वो तुमसे टैक्स ना मांगे। अब ये जो दूसरी बार उसने 30 दिन का स्टे ऑर्डर दिया है ना, इस 30 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना है। इस 30 दिन के अंदर अंदर उसने फैसला सुनाना है। डन होगी भाई बात?
यानी एक बार 30 दिन का ऑर्डर था, स्टे ऑर्डर, और उसके बाद दोबारा 30 दिन का स्टे ऑर्डर था। जब दूसरी बार भी स्टे ऑर्डर दिया है तो उसको उस 30 दिन के अंदर अंदर इस केस का फैसला सुनाना। सर जी पढ़िएगा। किधर है वो डिवाइस? अच्छा जी, नहीं वो पहले जाके कहेगा कि मेरा ये मसला है, मुझसे टैक्स रिकवर ना किया जाए, फिर ही बात बनेगी, फिर ही अपील की है। नहीं वो तो 30 डेज तक हो जाएगी ना केस की। हाँ जी, हाँ जी। उसके 30 दिनों बाद फिर बंदे आ जाएंगे टैक्स वाले, वो फिर आएंगे, वो बंदा फिर कमिश्नर के पास चला जाएगा कि अब अगले 30 दिनों तक का अगर उसने स्टे ऑर्डर दे दिया तो उसे उस 30 दिनों के अंदर अंदर फैसला सुनाना ही पड़ेगा। ये बात, the commissioner appeal shall give notice of the day of hearing to the appellant and commissioner, पहली तो बात है डे ऑफ हेयरिंग का दिया नोटिस। कमिश्नर अपील को अगर ठीक लगा तो वो टैक्स रिकवरी पर क्या दे देगा, that the tax recovery shall cause undue hardship, he may stay recovery up to 30 days after providing commissioner an opportunity of being heard। एक बार कमिश्नर से वो बता देगा कि मैं इसको स्टे ऑर्डर देने लगा, कमिश्नर अपील में स्टे टैक्स रिकवरी फॉर फर्दर 30 डेज, फिर दोबारा रोक देगा टैक्स रिकवरी 30 दिन के लिए, आफ्टर प्रोवाइडिंग कमिश्नर एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। हाँ, अब दूसरी बार जब उसने दी, in this case commissioner will shall pass an order on appeal in the said period of 30 days। अब इन 30 दिनों के अंदर अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा। कमिश्नर अपील में एडजर्न द हियरिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, कमिश्नर अपील हेयरिंग को क्या कर देगा, एडजर्न कर देगा, मुलतवी कर देगा, कर सकता है। Commissioner appeal may before the hearing of appeal allow an appellate to file a new ground if he is satisfied that it was not willful। सर ये अगली बात, अभी समाप्त नहीं हुई थी शुरू कि टैक्स पेयर ने कहा सर जी मसले आ गए दो, एक टैक्स पेयर ने अपील दायर की थी तो उस पर ग्राउंड ऑफ अपील में लिखा था मिसाल के तौर पर कि मेरी इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और प्लस इनकम फ्रॉम अदर, सो इनकम फ्रॉम बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी को इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ले गए, जबकि ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आता है। इस पर उसने अपील की। अभी इस अपील की समाअत शुरू नहीं हुई थी कि उसने एक और अपील कर दी कि मेरी सैलरी को भी इन्होंने मिसाल के तौर पे मेरी मेरी मिसाल के तौर पे बिजनेस की इनकम को भी इन्होंने सैलरी में डाला हुआ, या सैलरी की इनकम को बिजनेस में डाला हुआ है। एक और नया इशू रेज कर दिया। जब आपने अपील दायर की ना, जब आपने अपील दायर की तो आपने अपील को दायर करते हुए लिखा ग्राउंड ऑफ अपील, आप अपील क्यों दायर कर रहे हैं। वहां पर आपने एक ही बात कि बिल्डिंग और जो दूसरी यूटिलिटी में प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के किराए को इन्होंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी ट्रीट कर दिया है, लेट्स से इसके वजह से आपने अपील दायर की थी, और अभी अपील दायर की थी और अभी अपील की हेयरिंग नहीं हुई थी तो आपके दिन में ओहो एक और गलती की है इस असेसमेंट ऑर्डर। और फॉर एग्जाम्पल वो गलती है कि मिस्टर बी पे टैक्स लगना था, इन्होंने मेरे पे टैक्स लगा दिया। तो अगर ये दो एक और गलती भी, एक और इशू भी आपको मिल गया है
और वो हेयरिंग शुरू होने से पहले का है, तो क्या उसके लिए आपको अलहदा अपील जमा करानी पड़ेगी या इसी से ही बात बन जाएगी? तो इसका जवाब है अगर हेयरिंग शुरू नहीं हुई थी अभी तो आप एक नया इशू भी रेज कर सकते हैं और कमिश्नर इसको एंटरटेन कर देगा, इस इशू को भी साथ इनकॉर्पोरेट कर देगा अगर अभी हेयरिंग नहीं शुरू हुई थी। दूसरे नंबर पे उससे वो सेटिस्फाइड हो जाएगा इसने ये जान के नहीं किया, वो सेटिस्फाइड हो जाएगा इसने ये जान के नहीं किया। सर जी मैं अंग्रेजी पढ़, अंग्रेजी की एक लाइन है, स्टोरी मैंने आपको 15 लाइनों की सुना दी है। सर कमिश्नर अपील में बिफोर हियरिंग ऑफ एन अपील allow an appellate to file any new grounds, नए grounds के ऊपर appellate को इजाजत देगा कि आप अपील मतलब ये नया ग्राउंड्स है वो भी रेज कर दें हियरिंग ऑफ अपील से पहले पहले अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये विलफुल नहीं, अगर वो सेटिस्फाइड है कि ये विलफुल जानबूझ के उसने ऐसे नहीं किया हो गए। Commissioner may, before deciding an appeal, call particulars, make further inquiry through commissioner. कमिश्नर अपील का फैसला, कमिश्नर अपील यानी अपील वाला कमिश्नर फैसला करने से पहले पहले एक बार क्या कर सकता है, पर्टिकुलर्स भी कॉल कर सकता है और फर्दर इंक्वायरी भी कर सकता है। Commissioner appeal shall not accept any documentary evidence which was not produced before the commissioner. However, he may accept it if there was a reasonable cause. कमिश्नर अपील एक्सेप्ट नहीं करेगा कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो कि प्रोड्यूस नहीं की गई थी कमिश्नर के सामने। However, he may accept it if there was a reasonable। सर अब अगली बात पता क्या है, यार डॉक्यूमेंट्स बन जाते हैं जाली, ठीक है, वो कहते हैं आपने जो डॉक्यूमेंट कमिश्नर को जमा कराए थे ना वो पहले शुरू में, हम उस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को मानेंगे, हम नए डॉक्यूमेंट्स को, हाँ कोई जेन्युइन रीजन हो, जेन्युइन कॉज हो तो रहने बात है, पुराने डॉक्यूमेंट्स को मानेंगे, नए डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को नहीं मानेंगे। कमिश्नर बिल शैल नॉट एक्सेप्ट एनी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच वाज नॉट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कमिश्नर, हाउएवर ही मे accept it if there was a reasonable cause। सर ये कार्रवाई कैसे हुई इसकी बात, सर फैसला क्या होगा, कमिश्नर ऑर्डर देगा 3 काम, या तो कमिश्नर हाँ कर देगा या ना कर देगा या मॉडिफाई कर देगा यानी तब्दीली कर देगा। इसमें कमिश्नर ने जो असेसमेंट ऑर्डर दिया था उसके जवाब में कमिश्नर अपील के पास जो अपील आई है उसके हवाले से कमिश्नर क्या कर सकता है, अफर्म कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, एनल कर सकता है। एनल यानी कैंसिल। The assessment order after making the evidence causing inquiry, after making the evidence causing inquiry or such other order as he thinks जो उसे बेहतर लगे। Commissioner appeal can only increase an assessment or decrease refund if he has provided appellant a reasonable opportunity of showing cause। कमिश्नर अपील इंक्रीज कर देगा असेसमेंट को और डिक्रीज कर देगा रिफंड को अगर उसको प्रोवाइड किया गया एप्लेट की तरफ से रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ शोइंग कॉज। फिर घूम फिर के गल उत्थे ही आ गई, नतीजा क्या निकलना है, लाइबिलिटी बढ़ रही होगी, रिफंड कम हो रहा होगा, या शुरू से यही नहीं पढ़ते आ रहे, लेकिन अब आपके दिन में एक क्लियर और आ जानी चाहिए कि एक तरफ ओरिजिनल असेसमेंट थी, उसके बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट थी, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट से लायबिलिटी कम हो सकती है लेकिन ओरिजिनल असेसमेंट से कम, ये बात मैंने दो हाँ
हमारी लायबिलिटी अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर में ज्यादा है। असेसमेंट ऑर्डर तो हमारी रिटर्न की बेस पे ही आया ना। असेसमेंट ऑर्डर तो वही था जो हमने लिखा था। अमेंडेड असेसमेंट ज्यादा है या स्पेशल जजमेंट असेसमेंट के मुताबिक हमारी लायबिलिटी ज्यादा थी, उसके खिलाफ हमने अपील की है। ओरिजिनल से हमेशा ज्यादा ही होती, अमेंडेड से कम हो सकती है, ओरिजिनल से हमेशा ज्यादा ही। सर डिसीजन ऑफ द अपील की वजह से, अगर सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 बार आ गया, एक बार समझ लो सर। अगर एओपी के हवाले से अपील दायर की गई थी और एओपी के हवाले से जो अपील दायर की गई थी, एओपी की रिटर्न ऑनलाइन वाले को बाहर ला दीजिए। नहीं ऑनलाइन वालों जरा एक बार बता दीजिए, अगर आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है तो प्लीज एक बार हैंड रेज कर दीजिए। एक बार प्लीज सब लोग हैंड रेज कर दीजिए अगर आवाज क्लियर आ रही है तो। वो लेट के सोए, ये बैठ के। आगे चलते हैं। क्लास में बैठ के ही बंदा सो सकता है, कोई ऐसी बात तो नहीं है। रेन में ही सोचना ना कुछ और, बंदा यहीं पे बैठा भी हो, ऐसे सर भी ला रहा हो और कुछ हो रहा हो तो सर तो ला रहा है कि यार सामने टीचर से ध्यान चुके हैं, बार बार देखी जा रहा है, इसको ऐसे कर दे, ये फारिग हो जाएगी। अच्छा हम किधर थे? हाँ, एओपी की रिटर्न में तब्दीली आ गई, उसकी टैक्सेबल इनकम बढ़ गई। मुझे आप ये बताएं क्या इसकी वजह से मेंबर्स की रिटर्न में तब्दीली आएगी? सर एओपी का शेयर मेंबर ने भी देना है ना, और मेंबर की रिटर्न में एओपी का शेयर रेट परचेज के लिए ऐड भी होता है। सर एओपी की रिटर्न में तब्दीली आएगी तो मेंबर की रिटर्न में भी तब्दीली आएगी। अब अगर असेसमेंट जो अमेंड हुई है वो एओपी की भी है, तो इसकी वजह से मेंबर की असेसमेंट भी अमेंड होगी। ताकि मेरी बात समझ आ रही है? एओपी की असेसमेंट अमेंड हुई है तो मेंबर की असेसमेंट भी अमेंड होगी। और अगली बार अगर मेंबर की असेसमेंट अमेंड हुई ना, उसके लिए वो वाली लिमिट हमने पड़ी थी इदारे को, किसी भी असेसमेंट अमेंड होना है तो 5 साल का टाइम पड़ा था हमने। सर जी जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट आई उसके 1 साल खत्म होने के, जिस साल असेसमेंट ऑर्डर अमेंड हुआ, नहीं जिस साल ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर आया वो साल खत्म होने के 5 साल के अंदर, यही पड़ा था ना सर। ये वाली टाइम लिमिट किस केस में अप्लाई नहीं होती, यानी अगर एओपी की असेसमेंट अमेंड हो गई है तो उसकी वजह से उसके मेंबर्स की असेसमेंट भी अमेंड होगी और उस पर ये वाला रूल अप्लाई नहीं होगा, टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी। If after decision of an appeal any change is made in the assessment of AOP or a new assessment of AOP is ordered, Commissioner Appeal shall authorize Commissioner to amend assessment of members of AOP also. In this case, general time limit for amending the assessment will not apply. जनरल टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगी, वो जो मैंने आपके साथ टाइम डिस्कस की थी। सर डिसीजन आ गया, कमिश्नर अपील अपना फैसला एपलेट और कमिश्नर दोनों को बता देगा। सर ये फैसला कब तक कर देना है? 160 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर अपील को अपील का फैसला कर देना है। मजीद 60 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है। सर जब हम ये 100, मैंने 160 दिन तो नहीं कह दिया था, 120 है, सॉरी वो 60 है। 120 दिन एक है और एक्सटेंशन 60 दिनों की है, ठीक है। आगे सर जब हम ये 120 दिन काउंट करने लगेंगे ना, तो
ये वाले दिन काउंट नहीं करेंगे जब टैक्स पेयर ने खुद कहा कि यार इस कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। जब देखिए हमने कमिश्नर अपील को कहना है कि 120 दिन के अंदर फैसला हो। जिस बंदे ने केस दायर कराया है वही कहता है कि यार 30 दिन के लिए मुलतवी कर दो, मैं मुल्क से बाहर जा, तो फिर वो जो 120 दिन काउंट होंगे उसमें वो वाले 30 दिन काउंट। सर जब हम काउंट कर रहे होंगे 120 दिन, तो ये एडजर्नमेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ एप्लेंट, एप्लेंट से मुराद यहाँ पे टैक्स पेयर है, वो वाले दिन काउंट नहीं करेंगे। और अगर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग की तरफ बात चलेगी तो वो वाले दिन काउंट नहीं करेंगे। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन क्या होती है इंशाल्लाह कल पढ़ना। सर ये हमारी कमिश्नर बिल वाली बात खत्म हो गई। एक बात जो मेरे ध्यान में आ गई है कल के हवाले से, वो क्या है, कल हमारी फिजिक्स क्लास हो गई है, अब हमारी फिजिक्स क्लासेस रिज्यूम हो गई हैं। या आप चाहते हैं कि ऑनलाइन ही हो फिजिकल? ऑनलाइन वाले चाहें तो घर बैठ के ऑनलाइन ले सकते हैं, यहाँ पे फिजिकल होगी। तो अब जिन्होंने ऑनलाइन कहा वो करना है, ठीक है वो अब चले, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब बात यह है कि ऑनलाइन भी होगी और फिजिकल भी होगी। ऑनलाइन की ऑप्शन तो आपके पास तब भी है ना जब आप फिजिकल क्लास हो रही है, तब भी ऑनलाइन की ऑप्शन है। मेरा ख्याल अब तो सब लोगों को लिंक शेयर करते हैं रूटीन में। एक तहरीक चलाई है, इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगी बात। वो ये किया है, रिक्वेस्ट किया है मैनेजमेंट से कि सब बच्चों को जो फिजिकल एनरोल्ड है उनको और जो ऑनलाइन वाले हैं सब लोगों को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की एक्सेस दे दी जाए, ताकि जिसका जो लेक्चर कोई चीज पेंडिंग है वो बिना, मुझे अंदाजा है कि जो है ना बहुत से बच्चों की क्यूरीज होंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, और दो चार मतलब एक क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, एक पॉइंट है, वो तो समझाया जा सकता है। लेकिन अब आज बच्चा है सर इनकम फ्रॉम बिजनेस तो बता दें जरा, वो उतना आसान नहीं होता। बच्चे ना इस तरह की फरमाइशें अक्सर कर देते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि मैनेजमेंट से मैंने रिक्वेस्ट कर दी है, मैंने कहा तो ये कि सर सारे सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए, लेकिन चलो अगर वो नहीं है तो कम से कम टेक्स्ट के लिए कर दें। और मैंने उन्हें कहा कि शेरशाह कैंपस में है तो यहाँ पर भी आप कर दें, उनसे रिक्वेस्ट किया, पॉजिटिव भी थे उस वक्त, तो देखें क्या होता। लेकिन कोशिश ये है, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और अब भी कहूंगा, जब आप लोगों का मूड बने पढ़ने का तब पढ़ लीजिएगा, तब सवाल पूछ लीजिएगा, मैं हाजिर हूँ इंशाल्लाह। तब भी जब आपका दिन बने, जब आपका दिल चाहे, वो पेपर से एक दिन पहले हो, एक घंटा पहले हो, एक महीना पहले हो, या एक हफ्ता पहले हो, जब आपका दिल चाहेगा ना पढ़ने का और पढ़ते हुए कोई सवाल देख में आएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं जवाब दे दूंगा जब आपका दिल चाहे। अच्छा आप ना आगे यूनिट नंबर 3 पढ़ने लगे, इसका ये वाली जो बात है ना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, क्या नसीहत करनी है छोटो यार। अपॉइंटमेंट ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल, एपलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है, पहले तो इसकी बात करें सर। अब हम सेकंड लेयर पे आ गए हैं, एपलेट ट्रिब्यूनल वाली लेयर पे आ गए हैं। सर ये एपलेट ट्रिब्यूनल होता क्या है? सर असल में जब फैसला किया ना कमिश्नर अपील ने, तो दो काम हो सकते, या तो फैसला उसने टैक्स पेयर के हक में किया है, या फैसला उसने कमिश्नर के हक में किया है। टैक्स पेयर के हक में किया है तो कमिश्नर अपील किएगा कि इसकी तो मेरे से पुरानी लड़ाई थी, मैं इसकी बात को नहीं मानता। टैक्स पेयर के हक में कमिश्नर अपील ने फैसला कर दिया तो कमिश्नर कहेगा मैं इसकी बात नहीं मानता, मैं हायर अथॉरिटी के पास एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाऊँ। और अगर कमिश्नर अपील ने फैसला कमिश्नर के हक में कर दिया तो टैक्स पेयर कहेगा ये तो उसका पेटी भाई था, एक ही महकमे में थे, इसने कहा हमारी मानी थी। जाहिर बात है
इसने अपने महकमे को ही बचाना था, मेरी तो ना इसने सुनी थी ना सुननी थी, मुझे शुरू में से ही पता था मेरे हक में फैसला नहीं है। ठीक हो गया। अब इस सिनेरियो में उन्होंने कहा सुपरवाइजरी अथॉरिटी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एफपीआर के तहत नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंडर और जस्टिस और पार्लियामेंट अफेयर्स के अंदर है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम द बोर्ड है और असेसमेंट मशीनरी। अब आपका ये वाला गिला नहीं देगा कि ये आपका पीटीवाई था, समझ आ रही है सर जी। appellate tribunal shall consist of a chairperson, juridical person, judicial person और accounting member। सर 3 लोग होते हैं, चेयरमैन, जुडिशियल और अकाउंटिंग मेंबर। कौन अपॉइंट करता है? प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करता है। जुडिशियल मेंबर कौन होगा? अहलियत काबिलियत क्या होगी? सर वो बंदा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, he has exercised the power of district judge and is qualified to be the judge of high court, या हाई कोर्ट का एडवोकेट और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो पहले और हाई कोर्ट का जज बन सकते हो। दिखाई ये लिखा होगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो, हाई कोर्ट का एडवोकेट और हाई कोर्ट का जज बन सकता हो। थैंक यू। ठीक हो गया भाई? पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज एन अकाउंटिंग मेंबर इफ ही इज ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ रीजनल कमिश्नर, चीफ कमिश्नर, रीजनल कमिश्नर, चीफ लिखा हुआ है सर जी, मेरे साथ रहिएगा। यहाँ पे थोड़ी सी चेंज आई थी, बिस्मिल्लाह। अच्छा, कमिश्नर और कमिश्नर बिल हैविंग एटलीस्ट 3 years of experience और सी और सीएमए इफ ही हैज प्रैक्टिस प्रोफेशनली फॉर 10 years, ये ठीक है। Federal government shall appoint a member of tribunal as a chairman and except in special circumstances he should be a judicial person। सर चेयर फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी member of tribunal as chairperson except in special circumstances he should be a judicial member। लीजिएगा ये स्लाइड में कहीं 19-20 है तो वो मैं एड्रेस कर लूं, मेरे ध्यान में था कि शायद यहाँ पे कोई चेंज है। सर अब हाँ जी, एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है? मेरा ख्याल है मैंने इसकी बात आपसे की है अभी तक। लिखा तो है चेयरपर्सन जुडिशियल ही होगा अनलेस एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस, यही लिखा हुआ। The power of the tribunal shall be exercised by benches constituted from members. The chairperson will form the benches। सर आपके जेल में एपेलेट ट्रिब्यूनल कोई बड़ी सी अदालत है जिसमें एक जज बैठा हुआ? नहीं, वो बड़ा सा कमरा है जिसमें 15-20 बेंच लगे हुए हैं और हर बेंच पे केस लड़ा जा रहा है, हर बेंच पे हियरिंग हो रही है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये कोई उस तरह का सीन नहीं है हाई कोर्ट में सारे तौर पे एक कमरे में एक केस लड़ा जा रहा है ना, वो आप इसको एज्यूम करें, इमेजिन करेंगे एक बड़ा सा कमरा है जहां पे बेंच है और हर बेंच पर केस लड़े जा रहे हैं। बेंच पे कम से कम एटलीस्ट 2 मेंबर्स होते हैं। बेंच पे कितने मेंबर्स होते हैं? 2 मेंबर्स होते हैं ट्रिब्यूनल के। कौन कौन होता है? सर जुडिशियल मेंबर और अकाउंटिंग मेंबर दोनों होते हैं, याद रखिएगा। वो कहता है स्टैंडर्ड तो ये है कि इक्वल हो, लेकिन कम ज्यादा भी हो सकते हैं। वो कैसे? एक जुडिशियल मेंबर है और दूसरा कौन सा है? अकाउंटिंग मेंबर। जुडिशियल मेंबर और अकाउंटिंग मेंबर दोनों हो सकते हैं। जुडिशियल मेंबर के केस में एक जुडिशियल मेंबर एक अकाउंटिंग मेंबर,
जुडिशियल मेंबर 2 भी हो सकते हैं, अकाउंटिंग मेंबर 1 भी हो सकता है। अकाउंटिंग मेंबर 2 भी हो सकते हैं, जुडिशियल मेंबर 1 भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता जुडिशियल मेंबर 1 और अकाउंटिंग मेंबर तीनों, ऐसा नहीं हो सकता। वो कहता है मेंबर बराबर होंगे, अगर बराबर ना हुए तो एक और एक क्लास और दूसरी क्लास का फर्क 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, 1 और 3 नहीं हो सकते सर। Federal government may direct that power of appellate tribunal shall be exercised by. Federal government may direct that power of appellate tribunal shall be exercised by one member, more than one member jointly or severally. Sir, federal government direct करेगी, power of the appellate tribunal exercise की जाएगी किसी एक member से या more than one member jointly or severally. Chairperson may constitute single member bench to hear such cases as federal government specify. Such chairperson constitute करेगी single member bench to hear such cases as federal government specify. चेयरपर्सन कॉन्स्टिट्यूट करता है सिंगल मेंबर बेंच, इसके अंदर एक मेंबर, सिर्फ जुडिशियल मेंबर ही है, बस उसका बेंच बना दिया, या सिर्फ अकाउंटिंग मेंबर ही है, लेकिन ये नॉर्मली केस छोटे होते हैं। कितने छोटे? 1 मिलियन तक के केस। चेयरपर्सन और मेंबर ऑथराइज्ड बाय द चेयरपर्सन में सिटिंग सिंगली, अकेले बैठ के डिस्पोज ऑफ एनी केस इफ द टैक्स और पेनल्टी इज अप टू ₹1 million. The member of, if member of bench differs in opinion, point shall be decided by majority. अगर members of the bench differ in opinion, 3 मेंबर हाँ कह रहे हैं, 1 मेंबर ना कह रहे, तो क्या फैसला होगा? हाँ, जाहिर बात, मेजॉरिटी फैसला करेगी। 2 मेंबर हाँ कह रहे हैं, 2 मेंबर ना कह रहे हैं, अब क्या फैसला होगा? चेयरपर्सन और मेंबर को ऐड करेगा और वो फिर मेजॉरिटी की बेस पे फैसला होगा। इफ द मेंबर ऑफ द बेंच आर इक्वली डिवाइडेड ऑन अ पॉइंट, द केस शैल बी रेफर्ड बाय चेयरपर्सन टू वन और मोर मेंबर्स ऑफ द एपेलेट ट्रिब्यूनल। एपेलेट ट्रिब्यूनल के और मेंबर्स को एंगेज करेगा। द पॉइंट शैल बी डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द ओपिनियन ऑफ मेजॉरिटी। इफ there are an equal number of member of the tribunal, अगर इक्वल नंबर है तो फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी एडिशनल मेंबर फॉर डिसाइडिंग द केस। एपेलेट ट्रिब्यूनल रेगुलेट करेगी प्रोसीजर ऑफ बेंचेस, इट विल आल्सो डिसाइड द प्लेस वेयर बेंचेस शैल होल्ड देयर सिटिंग। एपेलेट ट्रिब्यूनल रेगुलेट करेगी बेंचेस के प्रोसीजर को, और के बेंचेस ने कहां पर बैठना, कहां पर बेंचेस रखे जाएंगे और फैसले होंगे। सर, अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल, एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होता है और कैसे काम करती है ये बताया आपको, ठीक है। अब अगला पॉइंट ये है, अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल क्या होती है। एपेलेट ट्रिब्यूनल पे अपील किस तरह दायर कर सकते हैं? वेयर द टैक्सपेयर और द कमिश्नर objects to the order of commissioner appeal, the taxpayer or the commissioner appeal may file an appeal to the appellate tribunal. वो कहता है जहां टैक्सपेयर और कमिश्नर ऑब्जेक्ट करते हैं टू द ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील, द टैक्सपेयर और कमिश्नर में फाइल एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। टैक्सपेयर और कमिश्नर ऑब्जेक्ट करते हैं ऑर्डर ऑफ कमिश्नर अपील पे, द टैक्सपेयर और द कमिश्नर में फाइल एन अपील टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल। सर, अप्लाई कैसे करेंगे? प्रिस्क्राइब फॉर्म में, वेरीफाइड इन प्रिस्क्राइब मैनर, accompanied by fee। कंपनी के केस में 5,000, दूसरे केसेस में 25,000। कमिश्नर फी पे नहीं करेगा। फाइल टू द एपेलेट ट्रिब्यूनल विद इन 60 डेज ऑफ सर्विस ऑफ ऑर्डर। सर, ये सारी बातें रिपीट हो रही हैं। कंपनी के केस में 5,000, दूसरे केस में 2,500। हाँ सर, नोटिस के 30 दिन के अंदर अंदर कमिश्नर अपील को अपील करनी होती थी, याद है सर? यहाँ पर कितने दिन कह दिया उसने? कमिश्नर अपील के फैसले से 60 दिन के अंदर अंदर। एपेलेट ट्रिब्यूनल 60 दिन के बाद भी अपील को कबूल कर लेगा अगर
गुड कॉज, कोई जेन्युइन वजह हो। फिर दोबारा स्टे ऑफ रिकवरी वाली बात, सर एपलेट वो टैक्स पेयर आ गया एपलेट ट्रिब्यूनल पे और आगे कहता है जनाब दिस विल कॉज अनड्यू हार्डशिप, तो एपलेट ट्रिब्यूनल उसको क्या दे सकता है, स्टे फ्रॉम रिकवरी का ऑर्डर दे सकता है। सर जी पढ़ते हैं, the taxpayer has filed an appeal, the tax as per assessment order will still be payable. However, the taxpayer can apply to the tribunal for stay of recovery on receiving application if tribunal considers that the recovery of tax which is also upheld by the commissioner shall cause undue hardship to the taxpayer. वो कहता है if tribunal considers that the recovery of tax shall cause undue hardship to the taxpayer, the tribunal may stay recovery of tax up to 180 days. सर कितने दिनों का स्टे ऑर्डर मिल जाएगा? सर पहले कमिश्नर अपील ने कितने दिनों का दिया था? 30 दिन का एक बार, फिर 30 दिन का एक बार, इधर ने इकट्ठा ही 180 दिन का दिया। आपको अंदर की बात बता दूं, 180 दिन के अंदर इसने फैसला भी सुनाना होता है, इसलिए 180 दिन का दिया। ये बात आगे लिखी आ रही है, पहले इसलिए बता दी ताकि उसको इसके साथ अटैच कर लें, कॉन्सेप्ट को आपके जेहन में रहेगा। shall cause undue hardship to taxpayer, the tribunal may stay recovery of tax up to 180 days and will cease to have effect on the expiration of 180 days. It will be done after providing commissioner an opportunity of being heard. It will be done after providing commissioner an opportunity of being heard. In computing the aforesaid period of 180 days, the period, if any, for which the recovery of tax was stayed by High Court shall be excluded. मुझे आपका सवाल नहीं समझ आया। कमिश्नर के पास जाएंगे, कमिश्नर के फैसले के बाद ही ट्रिब्यूनल के पास जाना है ना। डायरेक्ट ट्रिब्यूनल के पास तो जा भी नहीं सकते, आपने पहले कमिश्नर अपील के पास अपील करनी है, उसके फैसले आने के 60 दिन के अंदर अंदर आप ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं ना। ट्रिब्यूनल में अपील करने के बाद फिर आपने स्टे ऑर्डर की बात करनी। स्टे ऑर्डर कितने दिनों का मिलेगा? 180 दिन का मिलेगा। सर आखिरी बात सुनिए, वो कहता है जब आप 180 डेज काउंट कर रहे होंगे तो हाई कोर्ट से जो स्टे ऑर्डर लिया है वो वाले दिन काउंट नहीं होंगे। हाई कोर्ट ने 30 दिन का स्टे ऑर्डर दिया है, वो 30 दिन अलहदा और ये 180 दिन अलहदा। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ले सर, फैसला क्या होगा भाई? कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी जो पिछले चैप्टर में पढ़ाया था, इंशाल्लाह एक बार वो पढ़ लेंगे ना क्या होती है तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा। डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द एपलेट ट्रिब्यूनल। एपलेट ट्रिब्यूनल फैसला कैसे सुनाएगा, किस तरह सुनाएगा? द एपलेट ट्रिब्यूनल में बिफोर डिसाइडिंग एन अपील कॉल फॉर द पर्टिकुलर्स, मेक फर्दर इंक्वायरी थ्रू कमिश्नर, द एपलेट ट्रिब्यूनल शैल हियर द पार्टीज and in case of default by any of the party on the date of hearing, the tribunal may proceed best assessment. सर पहली वाली बात, एपलेट ट्रिब्यूनल केस डिसाइड करने से पहले पर्टिकुलर्स कॉल करेगा, फर्दर इंक्वायरी करेगा। पहले पढ़ी है कमिश्नर अपील में, देखो यही इसी तरह ही लिखा हुआ। एपलेट ट्रिब्यूनल ये वाली बात नहीं है कि एपलेट ट्रिब्यूनल हियरिंग करेगा और अगर डिफॉल्ट होगा किसी पार्टी के एंड पर तो वो क्या कर देगा, बेस्ट एक्स पार्टी असेसमेंट भी इसको कहते हैं, और ये बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का दूसरा नाम है, अपने ध्यान में रखिएगा। अगर वो कभी आपसे पूछ ले तो ये आपको पता होना चाहिए। टू डिसाइड द अपील ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिकॉर्ड। सर एपलेट ट्रिब्यूनल 6 माह के अंदर अंदर फैसला सुना देगा, ये तो बात मैंने आपको भी बताई थी। सर अगर अपील असेसमेंट ऑर्डर से रिलेट करती है तो एपलेट ट्रिब्यूनल में फॉर्म, अगर अपील असेसमेंट ऑर्डर से रिलेट करती है तो एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो ऑर्डर देगा
मॉडिफाई फॉर्म और एनहांस द असेसमेंट ऑर्डर। सर यही बात पढ़ाई थी ना आपको पहले भी, इसीलिए मैं कह रहा था रिपीट काफी ज्यादा होनी है। प्लेस द केस बिफोर द कमिश्नर और कमिश्नर अपील फॉर फर्दर इंक्वायरी। सर अगर असेसमेंट के अलावा कोई और अब किसी और चीज के हवाले से अपील थी तो कमिश्नर क्या फैसला सुनाएगा, अफर्म, वेरी और एनल। सर एक बात गौर से देखिए, अगर असेसमेंट ऑर्डर के हवाले से अपील है, अगर असेसमेंट ऑर्डर के हवाले से अपील है तो लफ्ज मॉडिफाई आया है, और अगर असेसमेंट ऑर्डर के अलावा अपील है तो लफ्ज वेरी आया है। बस ये फर्क है। वजह पता क्या है सर, असेसमेंट ऑर्डर में होते हैं पैसों की बात, तो उसमें मॉडिफाई करता है, दूसरी अमाउंट बताएगा। असेसमेंट ऑर्डर के अलावा पैसों की बात नहीं हो रही होती ना, उसमें वो कहता है वेरी कर देगा। वहां पे मॉडिफाई से मुराद क्वांटिफिकेशन है, यहाँ पे वेरी से मुराद क्वांटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी का थोड़ा सा बारीक सा फर्क है, बात बिल्कुल सेम है। सर फिर वही बात, ट्रिब्यूनल से जो भी फैसला होगा, असेसमेंट बढ़ेगी और रिफंड क्या होगा, कम होगा। ये बात भी पहले कर चुके हैं। सर डिसीजन ऑफ अपील के बाद, सर ये बात भी पढ़ी है, अगर एओपी की असेसमेंट में तब्दीली आ गई अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद, तो इसके मेंबर्स की असेसमेंट में भी तब्दीली आएगी और नॉर्मल जनरल टाइम लिमिट उस पर अप्लाई। सर ये वाली बात भी रिपीट है, अपीलेट ट्रिब्यूनल कम्युनिकेट करेगा ऑर्डर कमिश्नर को टैक्स फेल को। सर यकीन माने ये वाला जुमला भी रिपीट है। इफ द ऑर्डर रिलेट्स टू द फैक्ट, हाँ ये वाली बात नहीं है। इफ द ऑर्डर रिलेट्स टू द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट द डिसीजन ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी फाइनल। आपको तो पता है एक क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है, एक क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का अगर कोई फैसला करना था तो बस ये फाइनल स्टेज है, ये आखिरी फोरम है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का फैसला करना है तो दिस इज द अल्टीमेट फोरम, इससे आगे नहीं जा सकते। इससे आगे सिर्फ तब जाएंगे जब मामला क्वेश्चन ऑफ लॉ का होगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मामला है तो अपीलेट ट्रिब्यूनल फाइनल है। आपको मैं बताता चलूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल का काम करता है, इसके ऊपर हाई कोर्ट और उसके लिए एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट होना जरूरी है। वहां पे सीए नहीं जाता, सीए इस पॉइंट तक जाता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट था तो बस इससे आगे नहीं जा सकते। अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा तो कहां पे जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सर हाई कोर्ट में जा सकते हैं। एग्रीव्ड पर्सन, सर टैक्स पेयर या कमिश्नर अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले से को खास राजी खुश नहीं हुए तो उनके पास उससे ऊपर वाला फॉरम क्या है, सर हाई कोर्ट है। लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ तब जाएंगे जब क्वेश्चन ऑफ लॉ होगा। अगर क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा तो हाई कोर्ट जा ही नहीं सकते। अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 90 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ऑफ लॉ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ना हो। और अप्लाई करेंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में, प्रिस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करेंगे और फीस जमा कराएंगे। प्रिस्क्राइब फॉर्म में अप्लाई करेंगे, लिखेंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है, फीस जमा कराएंगे। कमिश्नर को फीस जमा कराने की जरूरत नहीं है। द स्टेटमेंट ऑफ हाई कोर्ट सेट स्टेट, हाई कोर्ट में जो स्टेटमेंट पेश की जाएगी वहां पे लिखा जाएगा फैक्ट्स क्या है, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने फैसला क्या सुनाया है, क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या है। एप्लीकेशन जैसे ही हाई कोर्ट में इंदराज हो गया एप्लीकेशन का, तो हाई कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो गई कि क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो रहा है तो वो केस को सुनेगी, वरना केस की सुनवाई ही नहीं होगी, वहीं पे ही खत्म। सर आपको पता है ये केस कौन सुनेगा, एक बेंच सुनेगा जिसमें 2 हाई कोर्ट के जज होंगे। हाई कोर्ट आफ्टर हियरिंग रेफरेंस, हाई कोर्ट रेफरेंस सुनने के बाद क्वेश्चन ऑफ लॉ देखेंगे और जजमेंट पास करेंगे। और ये जजमेंट का फैसले की कॉपी जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल को भी भेज दी जाएगी। सर ये आगे कंटिन्यू हो रहा है। इफ अ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट, सर आप हाई कोर्ट में अपील दायर की है फिर भी आपको पहले टैक्स जमा कराना है। जब ये बात आती है तो जेल में फौरन स्टे ऑर्डर वाली बात नहीं आ जाती, इसने फिर पहुंच जाना कि जनाब स्टे ऑर्डर दे दें, मैं मर गया, मैं लुट गया। 6 महीने का टैक्स से स्टे ऑर्डर मिल जाएगा। स्टे ऑर्डर कितने अरसे के लिए मिल सकता है,
हाई कोर्ट भी 6 माह का स्टे ऑर्डर दे सकती है और ये स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा, 6 माह से पहले ही एक्सपायर हो जाएगा अगर अपील का फैसला आ गया। सर अगर हाई कोर्ट ने फैसला ही सुना दिया तो फिर स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। और अगर आपने केस ही खारिज कर दिया, आपने केस वापस ले लिया हाई कोर्ट से, तो फिर भी वो जो स्टे ऑर्डर था वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सर इफ आफ्टर जजमेंट, अब ये आखिरी बात और ये इंतहाई बाइस्ड बात है कानून की तरफ से। सर आपको पता है जब भी अगले फोरम पे जाना होता है तो टैक्स वाले कहते हैं पहले पिछले फोरम ने जो फैसला किया है उसका बताओ, उसका टैक्स कितना बना, वो टैक्स जमा कराओ फिर अगले फोरम पे जाना। ऐसा ही होता है ना, अगर आपने पिछले फोरम ने जो फैसला किया उसका टैक्स जमा नहीं कराया तो कम से कम उसकी मिन्नत करें, आपकी मेहरबानी मुझे स्टे ऑर्डर दे, ऐसा ही होता है ना। अच्छा अब फैसला आया, हाई कोर्ट ने फैसला किया कि रिफंड बनता है टैक्स के, और टैक्स केयर पे को पैसे वापस करने थे, तो हाई कोर्ट ने पता क्या कहा, हम जरा पहले कमिश्नर से पूछ लो, इसने सुप्रीम कोर्ट तो नहीं जाना। अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो फिर हम रिफंड नहीं देंगे। सर जी जब टैक्स पेयर की बात आती है तो कहते हैं पहले टैक्स जमा कराओ फिर अपने फॉर्म पे जाना है। और जब हाईकोर्ट ने रिफंड का फैसला सुनाया तो कहते हैं अभी आपको पैसे नहीं मिलेंगे, पहले कमिश्नर हमें बता दे कि उसने सुप्रीम कोर्ट पे तो नहीं जाना, क्योंकि अगर उसने सुप्रीम कोर्ट पे जाना है तो पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाए फिर आपको पैसे दिए जाए। सर मेरी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे थोड़ा सा अनफेयर लगता है लॉ की तरफ से। वो कहते हैं द जजमेंट इफ आफ्टर जजमेंट टैक्स इज टू बी रिफंडेड टू द टैक्स पेयर, द हाई कोर्ट विल अलाउ कमिश्नर टू पोस्टपोन द रिफंड। हाई कोर्ट कमिश्नर को क्या कर देगी, अलाउ कर देगी कि आप रिफंड को पोस्टपोन कर दें अगर आपने जजमेंट के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास जाना है। टू अवेल दिस बेनिफिट the commission will apply to high court in 30 days of receipt of judgment. The refund shall be postponed until supreme court decides the, सर ये रिफंड क्या हो जाएगा, ये पोस्टपोन कर दिया जाएगा जब तक फैसला कोर्ट का नहीं आ जाता। सर सुप्रीम कोर्ट की बात इतनी सी है कि इसका फैसला फाइनल होगा, इसके हवाले से बाकी कैसे क्या मामला तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। रेपिटिशन बहुत ज्यादा है, आज करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा, एक हफ्ते बाद करेंगे मुश्किल से याद हो जाएगा, एक महीने बाद करेंगे तो पेपर वाले दिन आपको ये छोड़ के जाएंगे। ये वाला एरिया, ये मैं आपको आज बता रहा हूँ, पेपर आपको ये वाला एरिया छोड़ना पड़ जाएगा।